ओके, गुड। तो एक्चुअली जो ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट सेपरेट होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है इसका यही मैंडेट रहता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ताकि जो भी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो लोग वहाँ पे हैं जो काम करते हैं वहाँ पे, तो उनका बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए, उनका जो ऑप्टिमम यूज़ है वो कैसे हो, तो दैट ऑल इज़ द फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स जो है इस पर ये जो रिसोर्स क्या होता है। Resource productive power. Okay, so when we talk about human resource, it means the productive power of a human being. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ह्यूमन बीइंग है ये एक बहुत ही वाइटल रिसोर्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली इस पर भी काफ़ी डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए हैं पहले कि इन ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन रिसोर्स टर्म यूज़ करने पर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट फिलोसोफर्स का ये कहना था कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन रिसोर्स कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बाकी रिसोर्सेज की तरह नहीं है बल्कि ये सुप्रीम है, बाकियों से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को बहुत सारी कंपनीज में पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, मतलब दे यूज़ द टर्म पर्सनल इन प्लेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज बाकी भी होते हैं, जैसे कि मनी है, मटेरियल है, बाकी चीज़ें हैं। तो उनका कहना है कि आप ह्यूमन बीइंग को उसमें इक्वेट मत कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत प्रेशियस चीज़ है। तो क्योंकि जो बाकी रिसोर्सेज हैं, मनी, मटेरियल, बाकी चीज़ें, तो उनको यूज़ करने वाला है एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, और ये जब एफिशिएंट होगा, ये जब इफ़ेक्टिव होगा, तो तभी बाकी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली जो मेन फिलॉसफी है ह्यूमन रिसोर्स के पीछे, वो है कि जितना इफ़ेक्टिव, जितना एफिशिएंट ये होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिपार्टमेंट, उतनी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर सकती है। तो इसलिए ये जो एचआर है इसका यही स्ट्रैटेजिक अप्रोच रहता है कि हम जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बहुत इफ़ेक्टिवली हम उसको चलाए, ताकि काम करने वाले जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के डोमेन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, इसमें फोकस रहता है बहुत सारी कामों पे। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले देखा जाता है कितनी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग चाहिए और उन लोगों में क्या क्या टैलेंट्स होने चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये जो है ये मैन पावर प्लानिंग कहते हैं इसको। तो उसको बाज़ाब्ता पहले प्लान किया जाता है, एक बाज़ाब्ता एक आउटलाइन किया जाता है, एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें कितने लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने हैं, कितने लोग हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करने हैं, मतलब सेलेक्ट करने हैं। तो और जो लोग हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस, क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये पहले ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो पहले ये चीज़ें देखते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखा जाता है
तब ही जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है वो सही तरह से होती है। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट होती है, जो सिलेक्शन होती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, या जैसे मैंने कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसी डिपार्टमेंट को पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस। ओके, अब आपको मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट वर्ड आपने सुना होगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी सर। ओके, तो रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं? रिक्रूटमेंट एक्चुअली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, of encouraging candidates to apply for the job, then shortlisting, selecting, all the things. It is a wholesome process जिसमें ये सब कुछ होता है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपने अपना एक मैन पावर प्लान होता है कि हमें कितने लोग चाहिए, उनमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनको क्या काम करना है, किसको किस लेवल पर रहना है। तो फिर उसी हिसाब से एक प्रोसेस चलती है जिसे कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो उसमें आप वो देखते हैं कि वो सलाहियतें किन में होंगी, कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, जहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको जिन कामों की ज़रूरत है। तो फिर आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस जब निकालते हैं तो आप उसमें वही क्वालिफिकेशन, वही एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं जो आपको चाहिए। सपोज किसी होटल की हम बात करेंगे और होटल में रिक्रूटमेंट करनी है। अब ये एक नया होटल है, मे बी ये एक बड़ा 5 स्टार होटल है। तो अब इन्होंने पहले ही मैन पावर प्लानिंग की है कि इनको अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस हैं, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन है, फूड एंड बेवरेज सर्विस है, हाउस कीपिंग है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी है। तो अब इन्होंने देखा कि हमको किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है। सपोज उन्होंने देखा कि फ्रंट ऑफिस में हमको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, हमको सपोज कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, हमको सपोज लॉबी मैनेजर की ज़रूरत है। तो हम अब यहाँ पे एग्जांपल लेंगे रिसेप्शनिस्ट की। अब इनको पता है कि रिसेप्शनिस्ट को रिसेप्शन पर रहना है और जो गेस्ट्स हमारे होटल में आएंगे उनको रिसीव करना है, उनको चेक इन प्रोसेस करवाना है, उनको रूम एलोकेशन जिसे कहते हैं चेक इन, फिर जब वो होटल में निकलेंगे वापस उस वक्त चेकआउट प्रोसेस, बाकी सारी चीज़ें। तो इसके साथ रिसेप्शनिस्ट का काम रहेगा। तो जब ये देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट को ये काम करना है तो नेचुरली ये देखते हैं कि इस होटल में बहुत सारे मुल्कों से टूरिस्ट्स आएंगे और ये जो रिसेप्शनिस्ट है इसको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो मैक्सिमम बोली जाती है वर्ल्ड में, लाइक इंग्लिश की हम बात करेंगे। तो ये देखेंगे इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए होटल के बारे में, जैसे होटल के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इसको यूज़ करनी है, इसको रूम्स एलोकेट करने हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो वो नॉलेज इसको होनी चाहिए। तो अब रिक्रूटमेंट में ये मेंशन करेंगे कि कैंडिडेट जो होगा उसने होटल मैनेजमेंट में कोर्स किया होना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि जिसने होटल मैनेजमेंट में कोर्स किया है उसने ये सब पढ़ा भी होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। तो ये रिक्रूटमेंट में मेंशन करेंगे क्वालिफिकेशन इसकी होटल मैनेजमेंट रिलेटेड, और एक्सपीरियंस में मेंशन करेंगे कि इसने किसी होटल में मे बी 5 स्टार नहीं, किसी 4 स्टार या 3 स्टार होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया हो। तो जब ये ऐसी एडवर्टीजमेंट निकालेंगे फिर उसको ये न्यूज़पेपर के थ्रू या बाकी टेलीविज़न या
सोशल मीडिया के थ्रू इसको एडवर्टीज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने ये क्वालिफ़िकेशन एक्वायर की होगी, जिनके पास ये एक्सपीरियंस है, उनको पता चले कि वहाँ पे उस होटल में ये पोस्ट्स निकले हैं और वो अप्लाई करे। सो दैट इज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि ये जो एम्प्लॉयर है ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। दैट मीन्स इन रिक्रूटमेंट इट एनकरेजेस पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये क्यों चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करने चाहिए? ये इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करने चाहिए क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद होती है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज़ फॉलोड बाय सिलेक्शन, और जब ज़्यादा लोग ने अप्लाई किया होगा तो ये जो एम्प्लॉयर है इसके पास ज़्यादा चॉइस होती है कि ये ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स को चूज़ करे। सपोज़ अगर इसके पास 10 पोस्ट्स हैं और 10 ही लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मे बी जिसके पास उतनी ज़्यादा सलाहियत भी नहीं है तो उसको भी फिर करना है अपॉइंट। लेकिन अगर 10 पोस्ट्स हैं और सपोज़ 50 अप्लाई करेंगे तो एम्प्लॉयर जो है इसको एक चॉइस मिलेगी कि वो 50 में से बेस्ट 10 निकाले, जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, जिनकी नॉलेज होटल रिलेटेड अच्छी है, जिनकी एक्सपीरियंस अच्छी है। तो उससे क्या होता है, इनको अच्छा टैलेंट मिल जाता है, सिलेक्शन अच्छी होती है। तो दैट इज़ वाई इन रिक्रूटमेंट द एम्प्लॉयर encourages more and more candidates to apply. That's why they go for advertisements, so that more and more people who are having that qualification will be able to know about those job openings. तो ये ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है सारा। अब जब HR ने ही सिलेक्शन की, फिर सिलेक्शन के लिए भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही फिक्स करता है कि हम कैसे, क्योंकि अगर सपोज़ 50 एप्लीकेंट्स हैं या 100 एप्लीकेंट्स हैं या उससे ज़्यादा है, अब इनको जितने निकालने हैं, बेस्ट निकालने हैं, तो ऐसे ही मत उठाएंगे ये पिक एंड चूज़ करके। इनको कोई प्रोसेस अडेप्ट करनी है जिससे ये निकाले बेस्ट कैंडिडेट्स। तो कभी अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो ये एक रिटन सॉर्ट ऑफ टेस्ट करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर होंगे तो फिर एम्प्लॉयर को इंटरव्यू करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को मत इंटरव्यू कर सकते हैं। सपोज़ किसी जगह हज़ारों में लोग अप्लाई करेंगे तो कितनों को इंटरव्यू करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, फिर रिटर्न करते हैं ताकि शॉर्ट लिस्ट करे। जब शॉर्ट लिस्ट करे, सपोज़ अगर 10 पोस्ट्स हैं तो नॉर्मली 1:5 रेशो से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो 50 तक लोगों को ये इंटरव्यू कर सकते हैं। सपोज़ अगर तो उसमें अगर 50 या 100 को ये इंटरव्यू करेंगे तो उसमें फिर इंटरव्यू में उनको एसेस करते हैं, उनको वो चीज़ें पूछते हैं जिससे इनको पता चले कि इसमें प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं इस जॉब के रिलेटेड। जैसे कि उसकी कम्युनिकेशन को एसेस करेंगे, उसके एटिकेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, जो जो चीज़ें रिसेप्शनिस्ट को चाहिए, जो उसमें होनी चाहिए कैपेबिलिटीज़, वो एसेस करने के लिए अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यू करते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही फुलफ़िल करता है। उसके अलावा फिर जब इसको सिलेक्ट किया इस एम्प्लॉई को, तो फिर उसको उस ऑलरेडी वो प्रोफेशनल होता है, उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना एक फ़िक्स होता है
मतलब क्योंकि नेचर ऑफ जॉब जो है ये वैरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हर कोई ऑर्गेनाइजेशन फिर जब सिलेक्ट करते हैं किसी को अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें जो काम उसको वहाँ पे करना है उसके रिलेटेड उसको एक्वाइंट करते हैं, उसके रिलेटेड उसको ट्रेन करते हैं। वो एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होता है, वो मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो वो उनको करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है एचआर ही, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही। तो हालांकि ट्रेनिंग से पहले वो एक किस्म की इंडक्शन करते हैं एम्प्लॉय को, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं ना किसी को जो नया आता है, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो भी करता है नए एम्प्लॉयज़ को जिनको सिलेक्ट किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं जॉब के साथ आपको ये बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वो इंडक्शन ओरिएंटेशन होती है, उसके बाद ट्रेनिंग। तो फिर ट्रेनिंग के बाद बाज़ाब्ता उनको उस काम पे लगाया जाता है जिस काम के लिए उनको सिलेक्ट किया होता है। तो फिर उतना ही नहीं एचआर का काम है, उससे आगे भी एचआर का काम रहता है। वो है कि सपोज़ अब जब एम्प्लॉई वहाँ पे काम करते हैं, सपोज़ साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, तो बीच में भी उनको ये कुछ सिखाते हैं, मतलब कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम करने का तरीका भी चेंज होता है। सो न्यू टेक्नोलॉजी लीड्स टू न्यू वे टेक्निक्स ऑफ डूइंग थिंग्स, या बाकी नया रिसर्च आता है, तो फिर उसके रिलेटेड एचआर काफ़ी अलर्ट रहता है ताकि वो देखे कि क्या हो रहा है नया, और उसके रिलेटेड वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ब्रीफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको जो चेंज होते हैं उन चेंज के बारे में उनको वाकिफ़ करे और उनको नई प्रोसेसेस के बारे में एक्सपोज करते हैं, सिखाते हैं। तो वो होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो करते रहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। तो उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है कि वो कैसे काम करते हैं, वो उसको भी अप्रेज करते हैं, उसको भी मॉनिटर करते हैं अच्छी तरह से, ऑन डे टू डे बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन ईयरली बेसिस। एचआर उस चीज़ को भी देखता है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कहते हैं उसको? परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसके लिए भी एचआर के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, विच दे डिप्लॉय in order to appraise the performance of their employees. So that performance appraisal system is also in the domain of human resource development और human resource department. तो उसमें ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिक इंसेंटिव्स होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के लिए सपोज़ प्रमोशनल एस्पेक्ट्स उनके ज़्यादा बेटर रहते हैं, या उनको और कुछ इंसेंटिव्स देते हैं सैलरी के अलावा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ताकि और एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए। तो वो जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था मोटिवेशन, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है तभी ये पता चलेगा कि कौन एम्प्लॉई किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर किसी की परफॉर्मेंस सपोज़ डाउन होती है, मतलब पूरी नहीं होती है, तो वैसे एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी परफॉर्मेंस वीक है, तो उनके लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये देखा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए भी एचआर के पास
तरीके होते हैं, वो देखते हैं कि उसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट सच एम्प्लॉयज़ आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। किसी में ये रीज़न होता है कि वो उसकी फैमिली लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो अंडर स्ट्रेस होता है। एचआर वहाँ तक भी पहुँचता है, मतलब एचआर इतना कंसर्न्ड होता है किसी को बहुत सारी कंपनीज़ में जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, उनका एचआर अगर एम्प्लॉई को फैमिली लेवल पे कोई इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी वो अपने एफर्ट्स पुट करते हैं ताकि उनका जो एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? यस ये आपने अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली? यस सर। एचआर क्या होता है अब, ठीक है? तो ये चीज़ें Yes, जो हैं ये सब कुछ एचआर के डोमेन में आता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसी के बेसिस पे जो करियर प्रोग्रेशन होता है एम्प्लॉइज़ का वो होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं किसी एम्प्लॉई को वो दी जाती हैं, क्योंकि उसको बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट सबमिट होता है इसके बेसिस पे। तो दैट ऑल इज़ बीइंग डन बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे मटेरियल्स एंड स्टोर मैनेजमेंट। तो इंशाल्लाह आई थिंक वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो सर हाँ सर ई ट्रैवल एजेंसीज के फंक्शंस क्या होते हैं? ई ट्रैवल उनका एजेंसी एक्चुअली ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशंस में आता है। उसका ये होता sir. है, उसका ये फंक्शन होती है कि जो एक नॉर्मल जो ट्रैवल एजेंसी का फंक्शन करती हैं वो भी वही करती हैं, लेकिन वो अपना सारा काम डिजिटली करती है। जैसे कि सपोज चाहे टिकटिंग का काम हो, चाहे मार्केटिंग का काम हो, ब्रोशर्स उनके इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब डिजिटल होते हैं। जैसे आपने देखा ना, Yes, ब्रोशर, एक ब्रोशर होता है जो प्रिंटेड होता है, पब्लिश्ड होता है, तो उनके ई ब्रोशर्स होते हैं, डिजिटल ब्रोशर्स होती हैं, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे उस एजेंसी के बारे में कैसे पता चले बाकी लोगों को, वो उसके लिए जो मार्केटिंग करते हैं वो भी डिजिटली करते हैं। तो उसके अलावा जो उनके साथ सपोज़ जिनके साथ लाइजन होता है, पेमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें, जो उनके प्रिंसिपल होते हैं, सपोज़ जो किसी होटल के साथ जिनके साथ इनका टाई अप है, एयरलाइंस के साथ, तो उनका जो कमीशन, बाकी सारी चीज़ें, उनके साथ जो पूरा लाइजन है वो सारा उनका ऑनलाइन रहता है। तो वहाँ पे वही होता है एक ई ट्रैवल एजेंसी का जो रोल है। और उसमें आजकल आप देखते हैं टेक्नोलॉजी ने ई ट्रैवल एजेंसीज़ जो हैं वो काफ़ी आसान बनाया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में उतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। अगर किसी को ट्रैवल एजेंसी चलानी है तो इवन जो आपका अपना स्मार्टफोन है उस पर आप सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट आपके पास 4G, मतलब यहाँ पे अभी बैन है, अदरवाइज़ 4G चलता है, तो उसकी स्पीड भी सफिशेंट है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, टिकटिंग करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। सपोज़ आपके जो अपने सप्लायर्स हैं उनके साथ ईमेल्स, बाकी सारी कम्युनिकेशन आप रख सकते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं विद इवन स्मार्टफोन। अब आप देखिए कि इवन आजकल टिकट्स का प्रिंट आउट भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एयरलाइंस ने भी एक ऑर्डर इशू किया है, रेलवेज़ ने भी ऑर्डर इशू किया है कि ज़रूरत नहीं है प्रिंट आउट निकालने की टिकट की। क्यों? क्योंकि पेपर वेस्टेज उससे होती है। ये आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन में उसका स्क्रीनशॉट है तो आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं
और उसी के बेसिस पे आप अपना काम, मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रिंट आउट निकालना है। तो सपोज़ आपने किसी अपने कस्टमर के लिए टिकट निकाली, तो आपने सिंपली उस टिकट का जो उसको ईमेल की और उसने उसका ये स्क्रीनशॉट रखा, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वो वही दिखाता है, स्क्रीनशॉट दिखाता है। तो अब मत प्रिंट आउट करने की भी ज़रूरत है। तो ये सारा जो है ये फैसिलिटेट करता है काम, राइट। So I think now we will be concluding this session. I will now, 4 semester have already joined, so we will start the sessionals.